विभाग में सेवाएं देते देते कभी ऐसा हुआ है कि पर्सनल चीजें खराब हुई हो? हाँ, देखिए, समय उतना ही है, आपकी क्षमता भी उतनी ही है। तो निश्चित रूप से जब आप सेवा में ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा अपना दिमाग उसमें लगाएंगे, तो आपकी जो व्यक्तिगत पारिवारिक ज़िंदगी है वो ज़रूर प्रभावित होगी। और आप जानती हैं कि महिलाएं तुलनात्मक रूप से पुरुषों से ज़्यादा भावुक होती हैं, और महिला के लिए जेल में आना पुरुष के तुलना में और भी ज़्यादा कष्टदायक होता है। समाज में एक अलग छवि बन जाती है। तो महिलाएं ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस में रहती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी चीज़ों को समझना और उनको कारागार के अंदर एक ऐसा माहौल देना जो उसमें उनमें डर ना रहे, कोई किसी चीज़ से वो तनाव में ना रहें, उन चीज़ों को मैं जिस जेल पर भी जाता हूँ, सबसे पहले बंदियों के बीच में जाकर के उनके अंदर से अधिकारियों का उस तरह का डर ख़त्म करता हूँ। बचपन में अनेक बाधाएं आई। बचपन में ही जब मेरी उम्र 6 साल थी तो मेरी माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद जब मैं हायर एजुकेशन में था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। वो बाधाएं आई, लेकिन मैंने उन बाधाओं को पार करते हुए अपनी शिक्षा को जारी रखा जी। और सफलता प्राप्त की। नमस्कार, मैं रागिनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रागिनी टाइम्स। अनसुनी कहानी के सीजन 1 के एपिसोड 2 में आज हमारे साथ हैं शाहजहांपुर से जेल अधीक्षक मिजाजी लाल जी। आपका नाम आपके काम के साथ बिल्कुल सूट करता है, तो मिलवाते हैं आपको जेल अधीक्षक से। सर, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। धन्यवाद आपका। आप अपने नाम की तरह ही काम करते हैं, मतलब जेल को, पूरे जेल का मिजाज जो है वो आपने बदल दिया है। क्या कारण है इसका? वैसे तो उसका नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंदी है, हमारा एक कर्तव्य है, उसके अनुसार हम जेल में अपने प्रकृति के अनुसार काम करते हैं जी। और ये अच्छी बात है कि समाज को, जनता को, सभी को वो चीज़ें पसंद आती हैं। ये तो मेरी आदत में है। सर की प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि सर ने सन 88 से 92 तक पैरामिलिट्री फोर्स में अपनी सेवाएं दी। 92 में आप डेप्टी जेलर के रूप में तैनात हो गए, तो तब से आपका इसी में आपने अपनी सेवाएं दी। इससे पहले क्या कुछ और बनने का सपना था या फिर सीधा आपका मन था कि मैं पुलिस फोर्स में आऊँ? हाँ, देखिए, सपने तो अच्छे से अच्छा पोजीशन पाने का रहता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि जो भी पोजीशन मिले वो यूनिफॉर्म सर्विस में ही मिले। ये मेरा शुरू से ही ख्याल था जी। और मेरी नेचर के अनुसार या मेरे सोच के अनुसार ही मुझे पहले पैरामिलिट्री फोर्स में जॉब मिला। उसके बाद जो है इस विभाग में जॉब मिला, जो कि यूनिफॉर्म सर्विस है। कभी पढ़ाई को लेकर कोई बाधा आई हो या आपकी जर्नी बहुत अच्छी ना रही हो? जैसे लोगों की सक्सेस के पीछे उनका एक दुख भरी कहानी होती है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, देखिए, बचपन में अनेक बाधाएं आई। बचपन में ही जब मेरी उम्र 6 साल थी तो मेरी माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद जब मैं हायर एजुकेशन में था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। वो बाधाएं आई, लेकिन मैंने उन बाधाओं को पार करते हुए अपनी शिक्षा को जारी रखा जी। और सफलता प्राप्त की।
तो आपकी सफलता जब आपको मिली तब आपके माता पिता दोनों ही नहीं थे। हाँ, तब मेरे माता पिता दोनों में कोई भी नहीं था और मैं अपने माता पिता का अकेला ही हूँ, इसलिए मैंने खुद ही अकेले संघर्ष किया। तो क्या इसी चीज से प्रेरित होकर आप जो हैं, जो लोग हैं, इतना लोगों की समस्याएं इतना आसानी से समझ जाते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, जेल में भी जो बंदी हैं, आपको एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर आप सबके लिए रखते हैं, यही कुछ वजहें रही? हाँ, देखिए, व्यक्ति के साथ मानवीय व्यवहार करना, उसकी समस्याओं को सुलझाना, नियमों के अंतर्गत रहते हुए उनके दुख दर्दों को सहना और उन्हें दुख दर्दों को समझना और उन्हें दूर करना, ये मेरी आदत में है। पुरानी फिल्मों में जो जेलर दिखाए जाते थे, आप वैसे जेलर बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए थोड़ा स्ट्रिक्टली खड़े हो जाएं तो आप बाय फेस वैसे ही वाले जेलर लगते हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में हुआ करते थे। तो हाँ, आपके फेस के हिसाब से आप बिल्कुल चेंज हैं, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने में बड़ा समय लगता होगा। हाँ, नहीं, देखिए, आदमी के काम उसके आगे आगे चलते हैं। जी। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मेरी आदतों से सभी वाकिफ़ हैं और जो लोग जिनसे मैं पहली बार मिलता हूँ, वो पहले ही मुझे बता देते हैं, अरे सर, आपके बारे में तो मैंने बहुत पहले ही सुन रखा है। जी। तो कोई बहुत समस्या नहीं आती है, आपके काम और आपकी छवि आपसे आगे आगे चलती है। आपको राष्ट्रपति पदक मिल चुका है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सर के ऊपर कोई भी मुकदमा कह सकते हैं या कोई काम से रिलेटेड कोई एलिगेशंस नहीं है, हाँ, नहीं लगे हैं और आपकी जर्नी जो इतने लंबे समय की हो गई है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, मैं पैरामिलिट्री फोर्स में 4 साल सेवा किया, वहाँ भी मुझे अनेक पुरस्कार मिले जी। और इस विभाग में भी लगभग 32 साल मुझे सेवा करते हो गया और ये विभाग की जो नौकरी है बहुत ही अलग नेचर की है, बहुत टफ नौकरी है। जी। अभी पीछे श्रीमती किरण बेदी जो देश की प्रथम महिला IPS अधिकारी हैं, जी। उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि जेल विभाग की नौकरी सरकारी नौकरियों में टफेस्ट नौकरी है। हाँ। इसके बावजूद भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और सभी के सहयोग को धन्यवाद देता हूँ कि मैं पूरी नौकरी के दौरान, लगभग मेरी 36 साल की नौकरी हो गई, कभी मेरे सामने वो स्थिति नहीं आई कि मुझसे मेरे वरिष्ठ अधिकारी या सरकार कभी विपरीत परिस्थितियां आई हों या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की नौबत आई हो। जब भी जो भी मौके आए मुझे शाबाशी ही मिली, उसी के अनुसार मुझे अनेक पुरस्कार और सम्मान भी मिले। वैसे देखा जाता है कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं, लेकिन आपने आपदा को भी इतना आसान बना दिया, मतलब लोग उसको भी खुशी से निकाल ले गए। इतना बड़ा कोरोना काल आया और आपने इतना आसानी से सब कुछ हैंडल किया, कैसे कर पाए आप? हाँ, देखिए, कुछ तो अपनी अंदर की जो जागरूकता होती है, जानकारी होती है और प्लस समाज में जो हमें सीखने को मिलता है, सरकार के जो निर्देश होते हैं, यदि आप उन्हें बखूबी प्रयोग करें और उनका इस्तेमाल करें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हम बहाने ना ढूंढें, काम करें और पूरे मनोयोग से काम करें तो समस्याएं का समाधान हो ही जाता है। तो क्योंकि मुझे मेडिसिनल प्लांट लगाने का बहुत शौक़ है, कोरोना तो अचानक आया जी। लेकिन जेल में पहले से ही इतने मेडिसिनल प्लांट लगा रखे थे कि सरकार का जब ये निर्देश हुआ कि उनको इन आयुर्वेदिक प्लांट्स का जो काढ़ा पिलाना है, तो हमें कहीं ढूंढना खोजना नहीं पड़ा। कारागार में ही बहुत बड़ी मात्रा में उस तरह के प्लांट पहले से लगाए हुए थे और हमने बंदियों को जो बाहर से संक्रमित होकर के आते थे
उनको हमने नियमित रूप से और वास्तविक रूप से उनको काढ़ा पिलाया। जी। मैं स्वयं बैठ करके सभी बंदियों को लाइन लाइन बुला करके काढ़ा अपने सामने पिलाता था कि कभी कड़ुए की वजह से कोई पिए कोई ना पिए। हाँ। और ऐसी स्थिति आई कि कारागार में किसी बंदी की मौत होना तो दूर की बात है, किसी बंदी को एलोपैथिक दवाओं तक की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बहुत बड़ी बात है सर। आप बुलंदशहर रहे, बलिया रहे, सोनभद्र रहे, हर जगह आपका ऐसे ही नियम रहा है कि बंदियों के साथ इतना ही कोऑपरेट करते रहे? हाँ, बंदी अब जैसे उस समय सारे अधिकारी या डॉक्टर इतने डरे हुए थे कि संक्रमित बंदी के पास तो जाना दूर, जी। पीपी किट पहनना और तरह तरह से दूरी बना के रखना। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने उस दौर में भी संक्रमित बंदियों से मिलने के समय मैंने मास्क भी नहीं लगाया, ताकि उनका हौसला बढ़ा रहे और उनमें डर पैदा न हो, क्योंकि उस समय बहुत ही भयावह स्थिति थी, हर आदमी डरा हुआ था। तो मैं उनको हौसला देने के लिए मास्क भी नहीं पहनता था। मैंने कहा देखो तुम डरो नहीं, जब मैं मास्क नहीं पहने हूँ और तुमको कोरोना है, जब मैं नहीं डर रहा हूँ तो तुम क्यों डरते हो। और ऐसा माहौल पैदा हुआ, ऐसा हौसला बढ़ा सबका कि किसी को कोई समस्या नहीं आई। और नियमित रूप से योगा प्राणायाम और दोनों टाइम काढ़े का सेवन करा करके बंदी सभी स्वस्थ रहे। और जेल में जो पहले से बंदी निरुद्ध थे उसमें किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। आपने इतनी कठिन समस्या को भी इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया। हाँ, तो ये चीज़ें ऐसी ही हैं। अब ऐसे में मैं तो जो वहाँ पर डॉक्टर तैनात थे वो पीपी किट पहन के, मास्क लगा के और तमाम प्रिकॉशन बरतते हुए बंदी से बहुत दूरी बना के रखते थे। तो उसमें बंदियों का हौसला पस्त होता था, उन्हें लगता था कि पता नहीं अब हमारा क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप में हिम्मत हो, तो मैंने इसी तरह से उनका हौसला बढ़ाया। उनको डेली सुबह शाम में आधा एक घंटे उनके पास जा कर के उनको समझाता था, उनका हौसला बढ़ाता था और अपने सामने नियमित रूप से जो मैंने अभी चीज़ें बताई उनका सेवन कराता था और किसी को कुछ नहीं हुआ। जेल में महिला बंदी रहती हैं, आप उनके साथ इतना आसान शब्दों में, आसान भाषा में उनके साथ उनकी परेशानी समझ लेते हैं। मतलब अंडरगारमेंट्स और सैनिटरी पैड हो गया या फिर आप कॉस्मेटिक की बात करें, इतना दिमाग कोई नहीं ले जाता। यहाँ तक कि जो महिला बंदी उनके परिवार वाले भी शायद यहाँ तक ना सोच पाए कि मैं उनको ये चीजें भी प्रोवाइड कराऊं। कैसे आप सोच लेते हैं? हाँ, देखिए वही मैं जो बताया आपको कि यदि आप पूरे मनोयोग से काम करेंगे तो लोगों की समस्याओं को आप अंदर तक समझ पाएंगे। और आप जानती हैं कि महिलाएं तुलनात्मक रूप से पुरुषों से ज़्यादा भावुक होती हैं और महिला के लिए जेल में आना पुरुष के तुलना में और भी ज़्यादा कष्टदायक होता है, समाज में एक अलग छवि बन जाती है। तो महिलाएं ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस में रहती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी चीज़ों को समझना और उनको कारागार के अंदर एक ऐसा माहौल देना जो उनमें डर ना रहे, कोई किसी चीज़ से वो तनाव में ना रहें, उन चीज़ों को मैं जिस जेल पर भी जाता हूँ सबसे पहले बंदियों के बीच में जाकर के उनके अंदर से अधिकारियों का उस तरह का डर ख़त्म करता हूँ और अपने सारे अधिकारियों और स्टाफ को भी इस चीज़ के लिए निर्देशित करता हूँ कि किसी भी बंदी के साथ आप अभद्र तरीके से पेश नहीं आएंगे, किसी के साथ किसी तरह की कोई मारपीट या कोई उत्पीड़नात्मक काम नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ भी उसी तरह थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के मैं ये काम करता हूँ और यही कारण है कि महिलाएं या उनके साथ रह रहे बच्चे मुझे बिल्कुल गार्जियन या बिल्कुल पिता तुल्य मान लेते हैं और अपनी छोटी छोटी समस्याओं को भी मेरे सामने बड़े आसानी से रख देते हैं। और मैं उसी तरह से विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, व्यापार संगठनों से
मदद लेकर के उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करता हूँ। आप छोटे छोटे बच्चों का वहाँ जन्मदिन भी मनवा देते हैं, बच्चे की छठी मनवा देते हैं, गीता का पाठ कराते हैं। इतने सारे आइडियाज कैसे आते हैं? हाँ, देखिए, बच्चे जो महिलाओं के साथ रह रहे हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। वो तो कम उम्र के वजह से बेगुनाह उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। वो हमारा देश का भविष्य हैं। इस तरह से अगर हम उन्हें देखेंगे तो उनके हर तरह के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास की योजनाएं चलाएं, उनके जन्मदिन मनाएं, उनको खुशियां दें, उनकी शिक्षा और उनके ड्रेस जो बाल सुलभ चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ बच्चों में होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ होता है। जन्मदिन हर बच्चे को मनाना बहुत अच्छा लगता है। तो वही सारी चीज़ें हम, मनोरंजन के कार्यक्रम हो गए, उन बच्चों से डांस कराना, उनसे गाने गवाना, उनमें खेल कूद कराना, इससे उनके अंदर वो जो स्ट्रेस या जो तनाव अवसाद पैदा होता है, वो चीज़ें दूर हो जाती हैं और उन्हें जेल में भी ये महसूस नहीं होता है कि वो जेल के अंदर हैं। उन्हें लगता है कि हम तो अपने घर पर हैं। सर, जेल का नाम बुरा है कि जेल है। ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं जेल में बंद हैं, वो इतना हेजिटेट होती है कि वो अपने घर पर भी रहकर पुरुषों से जल्दी बात नहीं करती। आपने तो उनको लोगों के बीच लाकर वो अब डांस करती हैं, खुश होती हैं, गाती हैं, बैठती हैं। तो ये कैसे हो जाता है? हाँ, देखिए, जब नई तैनाती मेरी कहीं होती है तो 1-2 महीने वो समस्याएं आती हैं। जी। अब जैसे मैं यहाँ आया तो शुरू में जो पुरुषों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें वो महिलाएं उन कार्यक्रमों को देखने के लिए भी तैयार नहीं होती थी कि हम इतने सारे आदमियों के बीच में नहीं जाएंगे। लेकिन उनमें धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाते हुए और ये थोड़े ही समय में वो स्थिति आ जाती है कि वो हजारों बंदियों के सामने, बाहर के मेहमानों के सामने बड़े ही स्वाभाविक तरीके से अपने गाने या नृत्य, नाटक आदि प्रस्तुत करती हैं। जब यहाँ पर गीता का पाठ होता है जेल में, तो वहाँ के जो बंदी हैं उनकी क्या लगता है कि मानसिक प्रताड़ना जो झेल रहे हैं वो कुछ हद तक कम होती होगी? हाँ, देखिए, भागवत गीता को सभी हम लोग जानते हैं कि वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था जब उन्हें अपने भाइयों से, परिवार से मोह पैदा हुआ। वो चीज़ बंदियों के बीच में गीता के जरिए हम डालने की, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बहुत ज़्यादा वो तनाव में ना रहें, अवसाद में न रहें, जीवन की वास्तविकता को समझ सकें और अपने उद्देश्य और जीवन पथ पे आगे बढ़ सकें। आप जब कहीं किसी भी जिले में रहते हैं और जब आपका वहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ के कैदियों का क्या रिएक्शन होता है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब आप मन से किसी से जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से जब वहाँ से अलग होना होता है तो बुरा लगता है। बंदियों को तो बुरा लगता ही है, मुझे स्वयं बहुत बुरा लगता है। और यही हर जेल पे यही स्थिति पैदा होती है। अभी हाल में ही जब पिछले साल मेरा यहाँ बुलंदशहर से स्थानांतरण हुआ तो वहाँ लगभग 2700 बंदी थे, 200 से ज़्यादा का स्टाफ था, अधिकारी, कर्मचारी। मैंने देखा कि मैं उस मौके पे उनके बीच में जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी सभी ने जिद किया और मैंने देखा कि 2700 बंदी और सारा स्टाफ भावुक हो चला था। सभी के आंखों में आंसू थे। इतना जो आपके पीछे जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, जो जेल अधीक्षक बनना चाहते हैं, आप उनके लिए एक मैसेज छोड़ते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके आगे पीछे जो पीढ़ी चल रही है वो आपको देखकर सीख रही है और आपकी तरह कुछ करना चाहेगी? हाँ, निश्चित रूप से अच्छे कामों का प्रभाव पड़ता है
और सरकार की नीति भी यही है कि अब जेलें प्रताड़ना गृह नहीं है, सुधार गृह हैं और हमें बहुत जल्दी इस चीज़ सच्चाई को मानना पड़ेगा और अपनी कार्यशैली को उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा। समाज में ज़बरदस्ती बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं तो उसको अंदर से, उसके अंतःकरण को सुधारिए, तभी उसमें स्थायी सुधार संभव है। उसी नीति के तहत सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है और जेलों में प्रताड़ना नहीं, अभद्रता नहीं, बल्कि उनमें वैचारिक, शैक्षिक, मानसिक, स्वास्थ्य, शारीरिक अन्य तरह से सुधार करके ही उनके व्यक्तित्व को सुधारा जा सकता है, उनकी आदतों को सुधारा जा सकता है। उसमें कौशल विकास का प्रशिक्षण दे करके उन्हें अपने जीविकोपार्जन के लिए काबिल बनाया जा सकता है। वही चीज़ें हमारे जो नए अधिकारी विभाग में आ रहे हैं उन्हें भी ये चीज़ बहुत जल्दी सीखनी होगी और उसी रास्ते पर चलना होगा। कभी कभी जेल में ऐसा सिचुएशन आया है कि बनाने को सब्जी ना बची हो, उस कंडीशन में कभी ऐसे आए हैं आप? हाँ, देखिए, सब्जी हम लोग मार्केट से नहीं खरीदते। विभाग के निर्देश हैं कि आप जेल पर ही जो कृषि योग्य भूमि है उसी पर आप सब्जी पैदा करें और कमी पड़ने पर पड़ोस की किसी जेल से अगर उपलब्ध हो सब्जी तो मंगाएं। तो कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि हमारे कृषि योग्य भूमि पर भी सब्जी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और पड़ोस की जेलों में भी कहीं नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम सामाजिक सहयोग से भी सब्जी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। और यहाँ क्योंकि कृषि योग्य भूमि कम है, पड़ोस की जेलों पर भी बहुत ज़्यादा भूमि नहीं है या वहाँ सब्जी उतनी नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में हम विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से या सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहयोग लेते हैं और बंदियों को विविध प्रकार की स्वादिष्ट सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। लगभग इस 40 साल के करियर में आपका जितना अनुभव है, आगे आ रही पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सरकार आपको नौकरी देती है, उसके बदले आपको सरकार बहुत कुछ देती है। हमें हर कर्मचारी अधिकारी को ये पहले स्वीकार करना होगा कि सरकार उसके लिए कुछ अपेक्षाएं करती है। उन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें, अपने दिए हुए दायित्व को पूरे मनोयोग से, पूरी जिम्मेदारी के, पूरी कर्मठता के साथ निभाएं। और ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आपको कितना आत्मसंतुष्टि मिलती है जब आपके कार्य की समाज या आपके वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करते हैं, आपको अच्छी नज़रों से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आदमी की ज़िंदगी में उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं, आपकी समाज में अच्छी छवि नहीं है, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी आपके खिलाफ कार्यवाहियाँ करते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी जलालत की और कोई ज़िंदगी नहीं है। तो अपने काम को बखूबी निभाना, पूरे तत्परता से, मनोयोग से, केवल दिखावे के लिए नहीं, मन से आप काम करिए, निश्चित रूप से उसके आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। विभाग में सेवाएं देते देते कभी ऐसा हुआ है कि पर्सनल चीजें खराब हुई हैं? हाँ, देखिए, समय उतना ही है, आपकी क्षमता भी उतनी ही है। तो निश्चित रूप से जब आप सेवा में ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा अपना दिमाग उसमें लगाएंगे, तो आपकी जो व्यक्तिगत पारिवारिक ज़िंदगी है वो ज़रूर प्रभावित होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैंने अपने परिवार, अपने पत्नी और बच्चों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। उसकी भरपाई खैर मेरी पत्नी ने की और उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे भी आज काबिल हैं
अपने पैरों पर खड़े हैं। तो मुझे बहुत सुकून है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पाया और जो मेरी घर की जिम्मेदारी थी वो मेरी पत्नी ने पूरी की। कॉलेज लाइफ में अगर आपको वापस ले जाएं तो क्या कभी इतना समय मिला कि आपने गर्लफ्रेंड बनाई हो? अब देखिए, गर्लफ्रेंड तो मेरी और कोई नहीं बनी। मैं अपनी को ही अपनी गर्लफ्रेंड कह सकता हूँ, जैसे हम लोगों की लव मैरिज है। अच्छा। और वो कॉलेज लाइफ से ही है। तो वो भी किसी जॉब में थी या फिर? हाँ, नहीं, उनको जॉब तो शादी के पहले भी और शादी के बाद भी कई जॉब मिले जी। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का भी जॉब मिला और इवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने इंग्लिश में पीएचडी किया है जी। तो वहाँ भी उनको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिला था। लेकिन हम लोगों ने ये प्लान करते हुए कि दोनों लोग अगर जॉब में रहेंगे तो घर और बच्चों का ठीक से देखभाल नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया और मैंने जॉब करने का। अच्छा, तो एक परफेक्ट कपल बनकर परिवार को जो है सक्षम बनाया। आज हाँ। परिवार में सब अच्छे से सेटल हो चुके हैं, आपके हाँ बच्चे जी। भी सेटल हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना एक्सपेंसिव समय हमें देने के लिए। तो फिलहाल अभी हमारे साथ थे जेल अधीक्षक मिजाजी लाल जी, जो शाहजहांपुर में तैनात हैं। और यकीन मानिए, शाहजहांपुर के जेल का रूप एकदम बदल चुका है। इतनी साफ सफाई है, खाना जो है इतना स्वादिष्ट है, और ये कुछ बाहर से मंगाया हुआ नहीं, ये सब कुछ जेल में ही उगाया जाता है, जेल में ही बनाया जाता है। और वहाँ के कैदी इतना सेटिस्फाई रहते हैं सर से। उनका जो माहौल है वो बहुत बदल चुका है। आप सोच कर देखिए कि जहाँ पर सुबह भगवत गीता होती हो, योगा होता हो, हम लोग अपनी वैसे ही दिनचर्या में ये सब कुछ शामिल नहीं कर पाते हैं। अमूमन हम लोगों के पास इतना समय नहीं रहता, लेकिन सोचिए जेल में भी योगा हो रहा है, भगवत गीता हो रही है, तरह तरह की योजनाएं जो आती हैं, कौशल विकास की जो स्कीम आती है वो वहाँ जेल में कैदियों को और बंदियों को कराई जाती है। कभी ऐसा हो कि बच्चे का कुछ खाने का मन हो, है ना सर, आइसक्रीम खाने का मन है, तो बच्चे को खुद जेलर सर लेकर लाते हैं, मंगाते हैं, उनको खिलाते हैं कि बच्चा तो बच्चा ही है, उसकी तो मजबूरी है कि वो जेल में है। तो इन छोटी छोटी चीजों के साथ 1000-2000 बंदियों के साथ इंडिविजुअल इंटरेक्ट करना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये पॉसिबल नहीं है, जितना हम लोग आसानी से समझा पा रहे हैं उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिलहाल सैल्यूट है सर आपको कि आप कैसे कर लेते हैं। आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो, आपकी जो जैसे जैसे क्रिएटिविटी आप करते हैं वो सुखद रूप से आप कर पाए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।